दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 1 से 15 जनवरी के बीच में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और ये करंट अफेयर्स आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन के साथ साथ में हम आप लोगों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन करने वाले इस क्लास के अंदर। इसलिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस क्लास के अंदर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 2023 में 15वां ये जो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, ये कहाँ किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, आयोजन स्थल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला स्टेडियम में किया जा रहा है। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम ओडिशा में। तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन आयोजन स्थल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है पूरे विश्व में। ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है। यहीं पर 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आधिकारिक सॉन्ग की बात करें, आधिकारिक गीत क्या है? तो हॉकी है दिल मेरा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आधिकारिक गीत क्या है? हॉकी है दिल मेरा। शुभंकर की बात करें तो शुभंकर ओली है। ओलिव रिडले कछुआ, एक प्रकार का ये कछुआ है ओडिशा के अंदर। इसमें कुल टीमों ने 16 टीमों ने हिस्सा ले रहा है और कुल मैचों की संख्या होगा 44। कुल टीमों की संख्या कितनी है? 16 टीमों ने हिस्सा ले रहा है और कुल मैचों की संख्या कितने होने वाला है? 39 मैच होने वाला है। और इसको पूल ए बी सी डी करके इसमें बांटा गया है। भारत जो है पूल डी के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत, वेल्स, स्पेन और इंग्लैंड ये पूल डी के अंदर है। आगे बात कर लेते हैं, भारत में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का जो आयोजन हो रहा है, ये चौथी बार आयोजन किया जा रहा है भारत के अंदर। पहली बार किया गया था 1982 ईस्वी में, दूसरी बार किया गया था नई दिल्ली में 2010 ईस्वी में, तीसरी बार किया गया था भुवनेश्वर के अंदर 2018 में, और चौथी बार किया जा रहा है राउरकेला और भुवनेश्वर के अंदर, चौथी बार। और लगातार ये दूसरी बार मेजबानी कर रहा है भारत। इसके पहले 2018 में भी भारत के अंदर ही हुआ था भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी विश्व कप, और दूसरी बार लगातार हो रहा है 2023 के अंदर। विश्व कप 2018 के विजेता यानी कि 2018 में भुवनेश्वर के अंदर जो हुआ था तो उसके विजेता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, बेल्जियम इसके विजेता थे। और अगर बात कर लेते हैं हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई है, तो 1971 ईस्वी में हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आप लोगों को बता दिए 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का। आगे का प्रश्न है, हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की सूची में भारत का 85वां स्थान। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की सूची में भारत को जो स्थान दिया गया वो 85वां स्थान दिया गया। इसके पहले ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 2019 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 82वां था। वहीं 2020 में भारत का स्थान 84वां था। 2021 में 85वें स्थान पे थे और 2022 के अंदर जो थे वो 83वें स्थान पे थे, और 2023 के अंदर वो 85वें स्थान पे भारत को दिया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की सूची में। दोस्तों, बात कर ले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रस्तुत सूची इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की सूची में भारत का स्थान है 85वां। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। आगे का प्रश्न है, डीआरडीओ का 65वां स्थापना दिवस। डीआरडीओ का 65वां स्थापना दिवस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इस वर्ष 1 जनवरी को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। यानी डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को
मनाया। इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ के भी हेड कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डीआरडीओ के वर्तमान समय में हेड कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत ने महानिदेशकों और डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आवक्ष प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। बेहद इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न बनेगा कि डीआरडीओ किसके अंदर कार्य करती है, तो ध्यान रखिएगा रक्षा मंत्रालय के अंदर ये कार्य करती है। डीआरडीओ किसके अंदर कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर डीआरडीओ का हेड है। आगे का प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा राज्य? तो ध्यान रखिएगा केरल। केरल जो है देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, ये भी ध्यान रखिएगा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन ने हाल ही में यह घोषणा करके बताया कि केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। केरल पूरी तरह से अब बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। सीएम विजयन ने बताया कि इससे केरल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। केरल अपने सभी जिलों में कम से कम एक बचत और चालू खाते का डिजिटलाइज करने वाला भारत का पहला राज्य है। 2021 में त्रिशूर राज्य में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बन गया था। कौन सा राज्य था? तो ध्यान रखिएगा त्रिशूर। फिर कोट्टयम ने भी पूर्ण डिजिटल बैंकिंग शुरू की। इससे प्रेरित होकर रिजर्व बैंक और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के नेतृत्व में पूरे राज्य में संपूर्ण बैंकिंग डिजिटलाइजेशन का काम बढ़ाया गया, तो अब सफलतापूर्वक लागू हो गया। तो ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश का पहला राज्य जहां पर डिजिटल बैंकिंग वाला पूर्ण राज्य बन गया वो है केरल। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन। आगे देख लेते हैं और भी प्रश्न है। आगे का प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस 2023, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान पर गौरवान्वित होने के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इस 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ये 2023 के प्रवासी भारतीय दिवस का थीम है। पहली बार इस दिवस का आयोजन 2003 ईस्वी में किया गया था। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है भारत में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, और इस वर्ष 2023 के अंदर कहां पर मनाया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, और 2023 के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस के जो थीम थे, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2003 में पहली बार भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस का थोड़ा इतिहास हम लोग जान लेते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी ने की थी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए 9 जनवरी को चुना गया। इस दिवस को मनाने के उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों का दुनिया के सामने लाना है। तो ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ही इसका घोषणा किया था, 2002 में घोषणा किया था, और 2003 ईस्वी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था पहली बार। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वापस भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का घोषणा किया गया था। आगे का प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आधिकारिक तौर पर 7 जनवरी को अहमदाबाद, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत शुरू किया। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल बाद इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह G20 देशों के आसपास एक थीम पर केंद्रित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद, गुजरात में। और इसका जो आधिकारिक तौर पर शुरुआत किया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा, इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आधिकारिक रूप से शुरुआत किया गया। कोविड-19 के कारण 2 वर्षों तक इसको नहीं मनाया गया था। 2023 में फिर से इसको मनाए जाने की घोषणा किया और 7 जनवरी को इसकी शुरुआत भी किया है। कहां पर? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। किसके द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग जान लेते हैं। 1989 से उत्तरायण के आधिकारिक त्योहार के रूप में हर साल अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव में दुनिया भर के पतंग निर्माता और मास्टर अपनी प्रभावशाली उड़ान तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। इस महोत्सव के पिछले संस्करण में मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, जापान, इटली, चीन आदि देशों की पतंगों की प्रदर्शित किया गया था। इस महोत्सव में सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करने के लिए इस वर्ष के महोत्सव में G20 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस वर्ष 2023 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करने के लिए इस वर्ष के महोत्सव में G20 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता फैलाना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा भी शामिल है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 30 देशों से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने इस सम्मेलन की स्मृति में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने हेतु फैसला किया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 10 जनवरी 1975 को। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 1975 में कहां पर हुआ था? नागपुर में। इसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, 2006 में भारत सरकार ने इस सम्मेलन की स्मृति में यानी 2006 से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे है भारत में हिंदी दिवस। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। केवल हिंदी दिवस अगर बोला जाए तो आप लोग 14 सितंबर आंसर करेंगे। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। संविधान सभा ने दिनांक 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। संविधान के अनुच्छेद 120, 210, 343, 344, 348 से 51 द्वारा हिंदी भाषा के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। हिंदी विश्व की सबसे बोली जाने वाली भाषाओं में चौथे नंबर पर। यह भी ध्यान रखिएगा, हिंदी विश्व में बोले जाने वाली हिंदी कितने नंबर पर है? चौथे नंबर पर है, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा में। आगे का प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली रहा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा रहा? दिल्ली। 2022 में देश की राजधानी में PM 2.5 की मात्रा सुरक्षित स्तर से दोगुना से ज्यादा रही और PM 10 के संदर्भ में दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा। हालांकि दिल्ली में PM 2.5 का प्रदूषण पिछले वर्ष
पिछले 5 वर्षों में लगभग 7% घटा है। यह वर्ष 2019 में 108 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो 2022 में 99.71 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। पीएम 2.5 के स्तर के संबंध में प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली के बाद हरियाणा फरीदाबाद दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद तीसरे स्थान पर है। पीएम 2.5 का कण व्यास 2.5 माइक्रोन से कम होता है। यह फेफड़ों व रक्त प्रवाह में आसानी से प्रवेश कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन रहा? दिल्ली। जबकि दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो ध्यान रखिएगा हरियाणा के फरीदाबाद। और तीसरे स्थान पर जो रहा, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। तो इस तरह से सर्वाधिक प्रदूषित वाला शहर बना दिल्ली, जबकि दूसरे स्थान पर है फरीदाबाद और तीसरे स्थान पर है गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने सूर्य कुमार। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। सूर्य कुमार यादव T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्य कुमार ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी पारी के दौरान इस बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। सूर्य कुमार यादव ने इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए 42 पारियां खेली है। इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी 2021 में सूर्या ने डेब्यू किया था। अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 में सूर्य कुमार ने 843 गेंदों का सामना करते हुए 1500 रन बनाए हैं। सूर्य कुमार से पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल के नाम था, जिन्होंने 940 गेंद खेलकर यह रिकॉर्ड बनाया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। सूर्य कुमार यादव ने सर्वप्रथम अपना डेब्यू मैच इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी 2021 में खेला था और सबसे कम गेंदों में 1500 रन बनाने वाले पूरे विश्व में पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल के नाम था। आगे श्रीलंका के खिलाफ सूर्य कुमार ने अपनी इस पारी में 9 छक्के लगाए। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय T20 के एक मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले गैर ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्य कुमार 3 अलग अलग महाद्वीपों में अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। ध्यान रखिएगा, सूर्य कुमार यादव 3 अलग अलग महाद्वीपों में अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। आगे का प्रश्न है, जल्लीकट्टू 2023। तमिलनाडु स्थित मदुरई में जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन शुरू हो गया है। यह मदुरई के 3 गांवों में आयोजित किया जाएगा। जल्लीकट्टू खेल 15 जनवरी को अवनियारपुरम गांव में, 16 जनवरी को पलमेंडु और 17 जनवरी को अलंगनापुर में खेला जाएगा। जल्लीकट्टू के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्लीकट्टू के बारे में, तमिलनाडु के पोंगल के अवसर पर मवेशियों की पूजा की जाती है। बेहद प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु। एक प्रकार का ये मनोरंजन है। किस पर्व के अंदर इसको मनाया जाता है? तो पोंगल पर्व के अंदर मनाया जाता है। इस पोंगल के अवसर पर मवेशियों की पूजा की जाती है और लोकप्रिय खेल जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। इसे मट्टू पोंगल भी कहा जाता है। मट्टू पोंगल भी कहा जाता है। जल्लीकट्टू खेल में एक सांड को भीड़ के बीच में छोड़ दिया जाता है। इसमें वहां मौजूद खिलाड़ी इस सांड के कुबड़ को पकड़कर काबू में करने का प्रयास करते हैं। टाइमर अधिक समय तक बेल के कुबड़ पर रहकर विजेता बनता है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, मार्ग पोर्टल लॉन्च। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, पीयूष गोयल स्टार्टअप में मेंटरशिप के लिए आज मार्ग पोर्टल लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल का पूरा नाम मार्गदर्शन, परामर्श, सहायता, सुदृढ़ता और विकास है। यह प्लेटफॉर्म समस्त सेक्टरों, चरणों, कार्यों से जुड़े स्टार्टअप्स और उद्यमों के बीच मार्गदर्शन को सुविधाजनक बनाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की विजेताओं को भी पुरस्कृत करेंगे। यह राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार का तीसरा संस्करण है। यह पुरस्कार असाधारण क्षमता दर्शाने वाले उत्कृष्ट स्टार्टअप और उसके नेतृत्व करने वाले को दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में प्रत्येक विजेता स्टार्टअप को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। असाधारण
इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर को भी 15-15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मामले के मंत्रालय पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास और टेंट सिटी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने एमवी गंगा विलास को उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच 51 दिवसीय यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाई। यह क्रूज सभी तरह की सुविधा मुहैया करते हुए भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश के कुछ स्थानों की यात्रा कराएगा। इस दौरान एमवी गंगा विलास 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा और यह 25 अलग अलग नदियों से होकर गुजरेगा। एमवी गंगा विलास क्रूज इस एमवी गंगा विलास क्रूज वो इस यात्रा के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। 3 डेक वाला इस जहाज में लग्जरी सुविधाओं के साथ 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 सीट है। इस सीट में फ्रेंच बालकनी, एलईडी टीवी, तिजोरियां, स्मोक डिटेक्टर और कन्वर्टिबल बेड जैसी कई सुविधाओं से सुसज्जित है। क्रूज के मुख्य डेक में 40 सीटर रेस्तरां, एक स्पा और एक सन डेक है और ऊपर वाले डेक में एक बार है। यह क्रूज पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका और गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटक स्थलों की यात्रा कराएगा। आगे है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। वर्ष 2017 से सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। 2017 से पहले इस दिवस को युद्ध विराम दिवस के रूप में जाना जाता था। इस दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख तथा वायुसेना प्रमुख शामिल थे। भारतीय सशस्त्र बल के पहले कमांडर इन चीफ मार्शल के.एम. करियप्पा, ध्यान रखिएगा, भारतीय सशस्त्र बल के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? के.एम. करियप्पा। 14 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे, इसलिए सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के बाद 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.सी. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का कार्यभार ग्रहण किया था। आगे का प्रश्न है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 12 से 16 जनवरी तक किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कर्नाटक सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को सशक्त बनाना और देश के भविष्य को आकार देने में उसकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस साल के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का विषय विकसित युवा विकसित भारत, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत है। इस वर्ष महोत्सव में युवा शिखर सम्मेलन के दौरान G20 और Y20 आयोजकों के 5 विषयों पर चर्चा की जाएगी। रोजगार की संभावना, उद्योग व नवाचार, जलवायु परिवर्तन, शांति निर्माण और लोकतंत्र में युवा जैसे विषयों को चर्चा में शामिल किया गया। युवा शिखर सम्मेलन में 60 से अधिक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। लोकगीत और लोक नृत्य जैसे कार्यक्रमों के साथ स्थानीय संस्कृति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। वैसे हम लोग अगर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी और 12 जनवरी का जो जयंती मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का जयंती। अगर हम लोग बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस
दोस्तों, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और इसी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाया जाता है। हाथी दिवस भी 12 अगस्त को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जयंती के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को 1 से लेके 15 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आप लोगों के साथ डिस्कस किए। हमें उम्मीद है कि ये क्लास जरूर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइए। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में अगले दिन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट निश्चित रूप से छोड़ते हुए जाइएगा। धन्यवाद।